कि कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व फंड का, रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस क्या होता है। तो कैपिटल रिजर्व में सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, दो डिफरेंस तुम लोग लिख सकते हैं। एक डिफरेंस, कैपिटल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, ठीक है, एंड रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। एक पार्ट हुआ डिफरेंस, एक प्रॉफिट का पार्ट है। एक हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में दो ही प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट होता है कैपिटल प्रॉफिट। तो बेसिकली कैपिटल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, जो तुम ठीक बोला था, बट जनरली बेटर टर्म रहता है, अपने बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, एंड रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, रिजर्व कैपिटल तुम कहां दिखाओगे, तुम लोग कंपनी का बैलेंस शीट बनाएगा यहाँ पे, ये कंपनी का बात हो रहा है, तो कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व कैपिटल रिजर्व कहां दिखाएंगे बता। तुम लोग तो स्कूल में कुछ बैलेंस शीट वगैरह करवाया है ना। आनंद तुम कर चुका, झूठ मत बोलो। तो प्रथम बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, तुम नहीं बताएगा। देखो बेसिकली क्या होता है ना, तुम लोग को बैलेंस शीट अभी तो हम बताया नहीं है, बट बैलेंस शीट में क्या होता है, नहीं तो नॉर्मली अभी अगर लिखना चाहे तो तुम ऐसा लिख सकता है, कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाते हैं और रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अनकॉल्ड कैपिटल है, बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे। ठीक है, तो दो डिफरेंस अपना क्या हुआ, एक हो गया कैपिटल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट एंड रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है लाइबिलिटी साइड में, और रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। ये दो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आराम से लिख सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, हम लोग यहाँ पे जो समझे थे कि शेयर्स अगर पब्लिक को ऑफर करता है तो शेयर्स तुम दो तरीके से ऑफर कर सकते हो, एक कैश कंसीडरेशन, अनदर वन इज द अदर देन कैश कंसीडरेशन। कैश कंसीडरेशन मतलब क्या, पैसा लेंगे शेयर्स देंगे, राइट, मतलब हम अपना ओनरशिप तुमको बेचेंगे और उसके बदले में पैसा ले लेंगे तुमसे, राइट, दैट इज अ कैश कंसीडरेशन। अदर देन कैश कंसीडरेशन क्या हुआ, मेरे को आनंदी को कुछ पेमेंट करना था, तो हम आनंदी को बोला आनंदी तुम कैश मत ले, थोड़ा सा कैश क्रंच है, तो बोले सर क्या करें, हम तुमको अपनी कंपनी का ओनरशिप दे देते हैं, ये क्रेडिटर्स थी मेरी, अब क्या होगा क्रेडिट, ये बोले ठीक है सर, तो हम इसको क्या किया, क्रेडिटर्स से हटा के क्या बना दिया, ओनर बना दिया, तो मेरा क्रेडिटर्स तो पे ऑफ हो गया ना। तो बेसिकली क्रेडिटर्स को मैंने दिया क्या, शेयर्स दिया, मतलब ओनरशिप दिया, बदले में क्या मेरे को कैश मिला, नहीं ना, मेरा एक लाइबिलिटी पे ऑफ हो गया बट कैश नहीं मिला। तो इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, अदर देन कैश कंसीडरेशन। ठीक है, अदर देन कैश कंसीडरेशन के लिए हम लिखवाया था, जैसे हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दे, शेयर्स इशू कर दे, वेंडर्स को इशू कर दे, प्रमोटर्स को इशू कर दे, अंडरराइटर्स को शेयर्स इशू कर दे, ये सब अपने अलग से डिटेल्स में समझेंगे, अभी जस्ट नाम बता रहा है। तो इन सब एक्टिविटीज को बोलते हैं अदर देन कैश कंसीडरेशन, मतलब पैसा लिए बिना शेयर्स इशू कर देना। एक हम एक्स्ट्रा पार्ट डाला था बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कंपनी क्या करता है ना, ये तुम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट छोटा सा थोड़ा सा नॉलेज रिक्वायर्ड रहेगा। बोनस शेयर्स मतलब क्या, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, समझा था ना इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स का विदाउट टेकिंग एनी अमाउंट उनको शेयर्स दे देता है, इसी को बोला जाता है बोनस शेयर्स, बोनस। ठीक है, अब कैश कंसीडरेशन में क्या होता है, जनरली जो तुमसे पूछेगा वो दो पार्ट रहेगा। एक क्या होगा, मेरा कंपनी का ओनरशिप हम तुमको बेच रहा है, मतलब शेयर्स इशू कर रहा है, ठीक है, तो शेयर्स जो है मेरे कंपनी का 10 रुपए का है, हम बोले एक काम कर रिद्धिमा तुम 10 रुपया दे, हम तुमको ओनरशिप दे देता है एक शेयर का, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, हम पूरा पैसा एक बार में लेके इसको शेयर्स दिया ना, दिस इज कॉल्ड फुल्ली पेड। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है तुम बोला रिद्धिमा एक काम कर, तुम मेरे को अभी तो 2 रुपया दे, फिर हम कंफर्म कर देगा कि तुमको शेयर्स अलॉट हो रहा है, ओनरशिप दे रहे हैं, तो तुम मेरे को 3 रुपया और दे देना, 10 रुपया का शेयर है, 5 रुपया हो गया। हम बोला बैलेंस 5 रुपया ना, जब मेरे को जरूरत पड़ेगा तब मैं मांगूंगा तब दे देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको शेयर्स 10 रुपया का ही दिया, लेकिन किस तरह दिया, पैसा कैसे लिया, इंस्टॉलमेंट में लिया। तो ऐसा भी हो सकता है इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो इंस्टॉलमेंट वाला केस है ना, बहुत रेयर होता है, नहीं होता है। मैक्स होता है तो 2 इंस्टॉलमेंट्स होता है, जो नहीं होता है। बट एग्जाम में तुम लोग से जो सब में पूछेगा ना, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, अब अपने आते हैं राइट शेयर्स क्या होता है। एक राइट शेयर्स मतलब क्या हुआ ना, हक का शेयर्स होता है, तो राइट मतलब हक, हक मतलब क्या, ये भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ईएसओपी जो है ना थ्योरेटिकली पूछता है। ईएसओपी मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये तो ना होता है कि ना। राइट शेयर्स मतलब क्या हुआ, तुम्हारे हक का शेयर। से फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी फॉर्म हुआ, हम पब्लिक से पैसा लेने के लिए आईपीओ निकाला। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या था, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मेरा कंपनी आईपीओ निकाला, नया नया कंपनी था, नया नया कंपनी बना था, हम अपना आईपीओ जब निकालते हैं ना तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है, जिसमें सारा डिटेल रहता है,
राइट। तुम इशू किया, सब कोई, तुम लोग पब्लिक है सपोज कर लो, तुम लोग देखा, तुम लोग चारों जन को लगा नहीं नया नया कंपनी है, क्या दरकार है इसमें इन्वेस्ट करने का, छोड़ो। तुम शेयर्स खरीदेगा मतलब तुम इन्वेस्ट करेगा, हम कैपिटल ले रहे हैं, तुम तो इन्वेस्टर है, तुम इन्वेस्ट कर रहा है। ये लोग दोनों बोला नहीं चलो करते हैं इन्वेस्ट, ये लोग इन्वेस्ट किया। अब 5 साल बाद कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, बहुत नाम हो गया, फिर से कंपनी सोच रहा है पैसा ले। अब कंपनी क्या करेगा, आईपीओ निकालेगा, अब एफपीओ निकालेगा। तो जब एफपीओ निकाला ना कंपनी, उस समय बहुत सारे लोग, तुम लोग भी इंटरेस्टेड है, सब इंटरेस्टेड है कि कंपनी का शेयर ले ले, क्योंकि अब तो कंपनी का नाम हो गया अच्छा खासा, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। तो इन सच्चे कि सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब सब शेयर्स लेना चाहते हैं। अब तुम एक चीज सोच, तुम लोगों में और इन लोगों में थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए। क्या डिफरेंस होना चाहिए? इन लोग मेरे पास जब मेरे को जरूरत था उस समय मेरे को हेल्प किया, तो ऑब्वियस सा पता इन लोग को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अब मेरा कंपनी क्या कर रहा है ना, 10 रुपया का शेयर है, उसको 1000 रुपया में इशू कर रहा है पब्लिक, तो जिसको भी शेयर चाहिए 1000 रुपया में देंगे, ठीक है। तो इन सच सर्कमस्टांसेस देख, तुम लोग सभी को फिर भी लेना चाहता है, क्योंकि तुम लोग पता है 1000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, एक तो ओनरशिप मिल जाएगा, और जनरली क्या होता है ना, तुम लोग इन्वेस्टर्स क्या चाहता है, प्रॉफिट। तो 1000 रुपया 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, बेच के प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तुम ये सोच रहा है, सब इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इन लोगों के पास हक बनता है कि ये लोग पहले से था, तो ये लोग के पास एक ऑलरेडी लेटर ऑफ ऑफर चला जाएगा। लेटर ऑफ ऑफर मतलब इन लोगों को पहले से बोला हुआ रहेगा, देखो तुम्हारे पास अगर 2 शेयर्स है तो तुमको कंपनी 1 शेयर देता है, कंफर्म देगा। तुम लोग तो मांगोगे तो तुम लोग को हो सकता है दे नहीं दे, डिपेंड करता है, इन लोगों को कंफर्म बोल दिया 2 शेयर्स पे 1 शेयर देंगे, तो दोनों के पास सपोज कर ले 200 शेयर्स है, तो इन लोग को मैंने क्या बोला, 2 शेयर्स पे 1 शेयर, मतलब 200 शेयर्स पे 100 शेयर्स तुम लोग को कंफर्म अलॉट कर दिया जाए, लेटर ऑफ ऑफर दिया हुआ था। और पब्लिक को हम 1000 रुपया में दे रहे हैं, तुम लोगों को सिर्फ 400 रुपया में दे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड राइट शेयर्स। तो इन लोग का हक क्या, बेनिफिट क्या मिला, आनंदी 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करती, हम रिजेक्ट कर देता, एक भी शेयर्स नहीं देता, क्योंकि ऑब्वियस हुआ था कंपनी का नाम हो चुका है, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो जितना हम ऑफर करेगा उससे ज्यादा एप्लीकेशन आएगा, तो हम पूरा तो दे नहीं सकता है, तो हम रिजेक्ट मारेगा, तो हो सकता है रिजेक्ट मार दे। और इन लोग को तो कंफर्म दे दिया, तुम लोग को एप्लीकेशन भी नहीं देना है, तुम लोग सिर्फ लेटर ऑफ ऑफर लो और 100 शेयर्स ले लो, और वो भी कितने में ले लो, मार्केट में 1000 रुपये में दे रहे हैं ना, तुम लोग को कितने में दे रहे हैं, 400 में, बस ये बेनिफिट तुम लोग को दे दिया। अब तेरे पास चाहे तो एक और बेनिफिट है, तुम चाहता है कि नहीं हमको तुरंत प्रॉफिट हो जाए, तो आनंदी तो लेने के लिए बैठी है 1000 रुपया में, रिधिमा क्या कि उसको वो शेयर्स 1000 रुपये में बेच दी, इसको मिला कितना में, 400 में, और 1000 रुपये में बेची, इमीडिएट इसको 600 रुपया पर शेयर का फायदा हो गया, ठीक है। ये चीज किया जा सकता है, ये राइट शेयर्स होता है, ठीक है। इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, काम का ही नहीं अपने। राइट शेयर्स मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ कम प्राइस पे एक फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया जाता है, इसी को बोला जाता है राइट शेयर्स। ये भी कैश तो लेंगे, इन लोग से 400 रुपया तो लेंगे। और ईएसओपी क्या होता है, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जो इंप्लॉयज होते हैं उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाने के लिए ड्यूरिंग आईपीओ या एफपीओ कंपनी शेयर्स अलॉट करता है। जैसे अब एक चीज सोच, सपोज कर ले तुम लोग सबको इंप्लॉयज है, ठीक है, इसके पास मेरे कंपनी का शेयर है, इसके पास मेरे कंपनी का शेयर है, इसके पास मेरे कंपनी का शेयर है, और अच्छा क्वांटिटी में शेयर है, तो ये लोग क्या सोचेगा, कंपनी ग्रो करे, कंपनी ग्रो करेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, शेयर्स का वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा। बट आनंदी को क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना, हम अपना काम कर रहे हैं, काम करके जा रहे हैं, मेरे को सैलरी मिल रहा है, अब कंपनी भाड़ में जाए हमको क्या मतलब, सोच सकता है ना। अगर तेरे पास शेयर्स नहीं है तो इन लोग के पास शेयर्स है, तो ये लोग ऐसा कभी नहीं सोचेगा कंपनी भाड़ में जाए, है ना। तो बेसिकली ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाने के लिए कि कंपनी का ओनर तुम भी है, कंपनी क्या करता है अपने इंप्लॉइज लोगों को ऑप्शन देता है कि तुम शेयर्स खरीद सकते हो। और ये ऑप्शन में क्या हुआ ना, अब जैसे सब उसको रिधिमा खरीद ली, खरीद के तुरंत बेच दी, तो इसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहेगा, इसमें लॉक इन डाल देता है, फिर तुम जो शेयर्स ले रहा है ना 5 साल तक बेच नहीं सकते, डिपेंड करता है, हम एग्जांपल दिए है, वेरी करता है, 3 साल 2 साल 5 साल से वेरी करता है, तो ये किया जा सकता है। तो ये होता है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सीबीएसई बोर्ड में थ्योरी में है ईएसओपी, और आईएससी में है ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंस्टॉलमेंट जो होता है, जैसे हम यहाँ देख इशू इन इंस्टॉलमेंट, यहाँ तक तो तुम लोग किया भी था, तो इंस्टॉलमेंट जो होता है, पहला इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन बोलते हैं। तुम अप्लाई करोगे तब तुम मेरे को ऑफर दोगे, सर मेरे को शेयर्स चाहिए, आप देंगे क्या, हम उसमें क्या करेगा, आनंदी का शेयर्स रिजेक्ट कर दिया, आयुष का शेयर्स रिजेक्ट कर दिया, इसको अनुष्का को शेयर्स अलॉट किया, इसको अलॉट किया, राघव को, राघव मांगा था 1000 शेयर्स, हम इसको सिर्फ 400 शेयर्स ही दिया, प्रथम मांगा था 2000 शेयर्स, हम इसको 1000 शेयर्स ही दिया, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है। तो देख क्या हुआ, आनंदी का शेयर्स रिजेक्ट किया गया, मतलब उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। प्रथम को क्या किया गया, वो 2000 शेयर्स मांगा, मैंने कितना दिया, इसको क्या बोला जाता है, प्रपोर्शनेट अलॉट किया ना,
वो 2000 मांगा हम 1000 ही दिया, राघव 1000 शेयर्स मांगा हम 400 ही दिया, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। और यहाँ पे अपने टेक्निकल लैंग्वेज जो यूज करते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट यूज करते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट का ही मतलब है, ठीक है। और इन लोगों को क्या किया गया, ये 1000 शेयर्स मांगे 1000 शेयर्स ही दे दिया, ये 800 शेयर्स मांगे 800 शेयर्स दिया गया, इसको क्या बोला जाता है? फुल अलॉटमेंट। तो ऐसा कुछ होता है, तो क्या होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजों को समझना है। बट सबसे पहले जब तुम अप्लाई करेगा तो पहला पार्ट क्या हुआ, एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट इज हम कंफर्म करेगा कि तुमको शेयर्स अलॉट हो गया है, दैट इज अलॉटमेंट। उस समय तुमको अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद कॉल होता है, जब हम मांगेंगे तब देना पड़ेगा, दैट इज कॉल। ये कॉल्स बहुत सारी कॉल्स हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितना कॉल्स होगा, ठीक है, सब में बता दिया जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बताया गया रहता है। तो ये एक कंसेप्ट था। अब आ जा नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ शेयर्स। ये भी हम लोग शायद समझे थे बट लिखे नहीं थे, एक बार थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स, देखो शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स का मतलब होता है ओनरशिप। इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, शेयर्स का और कुछ मतलब नहीं होता है, शेयर्स का मतलब होता है ओनरशिप। अच्छा, ओनरशिप में दो शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहां पे इक्विटी शेयर्स मतलब क्या होता है, इक्वल ओनरशिप। मतलब अगर सपोज कर लो राघव के पास 500 शेयर्स है एंड आयुष के पास भी 500 शेयर्स है, तो इनका कंपनी में इक्वल राइट्स है, किसी के पास सुपीरियर राइट्स नहीं होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल ओनरशिप। एंड इक्विटी शेयर्स बोल के जो शेयर्स आपके पास रहते हैं, तो उस बंदे को क्या बोला जाता है, इक्विटी। हाँ, जिसके पास भी शेयर्स है शेयर होल्डर, इसको इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। और एक्चुअल मायने में इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, यही लोग ट्रू ओनर होते हैं। प्रेफरेंस मतलब क्या हुआ, तुमको कुछ प्रेफरेंस दे रहा हूं मैं, और प्रेफरेंस क्या चीज का देते हैं, शेयर्स हैविंग प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स रिगार्डिंग, किस चीज के रेस्पेक्ट में इनके पास प्रेफरेंस शेयर्स के पास इक्विटी शेयर्स से ज्यादा प्रेफरेंस रहता है। चलो ये हम लोगों को रिधिमा बता रही है, बता रिधिमा। मतलब डिविडेंड इनको पहले मिलेगा और कैपिटल पहले पेमेंट। रिगार्डिंग कैपिटल रिपेमेंट, एंड नंबर 2 डिविडेंड पेमेंट। अगर आपके कैपिटल पे ये प्रेफरेंस है तो आपका कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स है, और उस कैपिटल को अगर आप होल्ड करते हो तो आपको हम क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट ना। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करते हो तो यू आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हो तो यू आर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर्स देखो, इक्विटी शेयर्स जो होता है वो एक ही तरीके का होता है, बट प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, वो सब स्पेसिफिक कोर थ्योरी रहेगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। कंपनीज भी बहुत तरीके का होता है, जैसे एक कंपनी का अगर आनंदी सुनी होगी, रिद्धिमा सुनी होगी, 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, एक ही इंसान होना। हाँ ऑब्वियस बात है, होता तो यही है ना। 1 पर्सन कंपनी तो यही होगा, एक ही पर्सन का कंपनी है, मतलब वही शेयर होल्डर है, वही सब कुछ है, तो उसको 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं।
अब उसमें थोड़ा सा डिटेल है कुछ। उसके बाद एक स्मॉल कंपनी होता है, क्या होता है, ठीक है, ये सब भी एकदम स्पेसिफिक कोर थ्योरी है, बाद में डिस्कस करेंगे। होल्डिंग कंपनी होता है, सब्सिडियरी कंपनी होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिस्कस करना होगा। अभी अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट, अकाउंटिंग से रिलेटेड पार्ट में, फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो देखिए इसमें हम 3 डिवीजन दिया है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। हुआ हम जितना शेयर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, आप उसके रिस्पॉन्स में कितना शेयर्स मेरे को ऑफर कर रहे हो। तो ध्यान रखना, जो ये शेयर्स ऑफर किए जाने वाला एक्टिविटी है ना, उसको बेसिकली एक्चुअली ऑफर नहीं बोला जाता है, उसको इनविटेशन टू ऑफर बोला जाता है। मेरा कंपनी पब्लिक को बोलता है कि वी आर ऑफरिंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्राइस ऑफ ₹20, मतलब हम आई एम आस्किंग 10% एक्स्ट्रा, ₹10 एक्स्ट्रा। वो जो एक्स्ट्रा मांगते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा मतलब तो प्रीमियम ही हुआ, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो बेसिकली उसको प्रीमियम बोला जाता है। अभी वो भी समझेंगे अपने। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम 1 लाख शेयर्स तुमको ऑफर किया, तो एक्चुअली में ना ऑफर ये सब वर्ड लीगल टर्म्स है। अगर मैं आपको ऑफर करता हूं, आप एग्री कर जाते हो, दैट बिकम्स, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, और जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस दिया दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर अगर हम उसको तोड़ता है तो इन सच केस तू मेरे पे केस कर सकता है, लीगल कंसिक्वेंसेज आ जाता है। तो इसीलिए जो कंपनी आईपीओ एफपीओ निकालता है ना, वो एक्चुअली ऑफर नहीं होता है। और वो लोग ये भी नहीं बोलता वी आर ऑफरिंग, उसमें लिखा रहता है कि बेसिकली एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। ये आईपीओ लैंग्वेज होता है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्राइस बैंड। जनरली प्राइस बैंड होता है, हम ₹10 का शेयर ₹20 में नहीं इशू करता है, एट अ प्राइस बैंड ऑफ ₹11 to 20, मतलब एक रेंज दे देता है, ₹11 से ₹20 के रेंज में तुमको इशू करेंगे। ठीक है, अब क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, तुम इंडिविजुअल है, तुम लगाएगा, जिसको रिटेलर्स बोला जाता है। कुछ बेसिकली एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, तो वो लोग के पास मतलब वो लोग ज्यादा अमाउंट में पैसा लगाते हैं। कुछ होते हैं बेसिकली F2s का मतलब पता है, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर कंट्री के बाहर के लोग यहाँ पैसा लगाते हैं, इंस्टीट्यूशंस लोग पैसा लगाते हैं। एक होता है D2, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब क्या हो गया, आईसीआईसीआई बैंक रिलायंस का शेयर्स खरीद रहा है, ठीक है, LIC रिलायंस का शेयर्स खरीद रहा है, तो LIC और ICICI क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। तो सबके लिए एक बैंड दे दिया जाता है, प्राइस बैंड, इसमें तुम अप्लाई करो, जो हाईएस्ट बिडिंग होता है उसमें शेयर्स अलॉट किया, ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ कंसेप्ट, तुमको काम नहीं लगेगा। यहाँ पे बात आ रही है, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किया, वो ऑफर नहीं होता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। क्योंकि अगर ऑफर होता ना, तो जो जितना शेयर्स मांगेगा मेरे को उतना देना पड़ेगा, बट ये नहीं होता है। मैं इन्वाइट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफर करो, अभी तो आप अप्लाई कर रहे हो, आप अप्लाई करो, दैट मीन्स यू आर ऑफरिंग मी। अब मेरे पास ऑप्शन है, हम तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दे। हम रिजेक्ट कर दिया, शेयर्स वापस कर दिया आयुष का। हम प्रथम का एक्सेप्ट किया लेकिन पूरा नहीं एक्सेप्ट किया, वो 2000 शेयर्स मांगा, हम 1000 शेयर्स ही दिया। यहाँ पे ये अनुष्का मेरे से 1000 शेयर्स मांगी, इसको फुल अलॉटमेंट कर दिया। तो ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि तुम ऑफर कर रहे हो, हम नहीं ऑफर कर रहे, हम इन्विटेशन टू ऑफर कर रहा था। अब अपने आ जाओ, तो ध्यान रखना एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आईपीओ इज, ऑप्शन डालेगा, ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, एक्सेप्टेंस, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होना चाहिए, इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, अच्छा अब फुल सब्सक्रिप्शन, हम पब्लिक को 1 लाख शेयर्स ऑफर किया, तो ध्यान रखना पब्लिक तो एट लार्ज है ना, कुछ भी कर सकता है, तो पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स। जनरली ऐसा होता नहीं है कि एग्जैक्ट हो, लेकिन फिर भी एकेडमिकली कुछ भी हो सकता है। तो पब्लिक को मैंने ऑफर किया 1 लाख शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स, इसको क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये इस केस में क्या होता है, फुल सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हुआ, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स ऑफर्ड इक्वल टू शेयर्स अप्लाइड। और शेयर्स से रिलेटेड ना बहुत सारा थ्योरी होता है जो तुम लोगों को समझना पड़ेगा, छोटा छोटा थ्योरीज है। हम लोग कुछ थ्योरीज स्पेसिफिकली डिस्कस करते जाएंगे और कुछ थ्योरी स्पेसिफिकली अलग से डिस्कस करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब हुआ जितना शेयर्स आप ऑफर कर रहे हो उससे कम पब्लिक अप्लाई कर। मैं 1 लाख शेयर्स ऑफर किया, आप अप्लाइड फॉर 80,000 शेयर्स। तो बेसिकली क्या हो गया, यहां पे सिचुएशन क्या है, शेयर्स ऑफर्ड, इसमें कौन सा ज्यादा रहेगा, शेयर्स ऑफर्ड ज्यादा रहेगा ना, शेयर्स ऑफर्ड आर मोर देन शेयर्स अप्लाइड।
दिस एक्टिविटी इज टर्म्ड एज अ अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और अंडर सब्सक्रिप्शन में पता है क्या होता है, जैसे हम बोला पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स, सॉरी हम लोग ऑफर किया, कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स बट पब्लिक अप्लाइड फॉर ओनली 80,000 शेयर्स। तो इन सच सर्कमस्टांसेस क्या हम पब्लिक को 80,000 शेयर्स दे सकते हैं? 90% आना चाहिए एप्लीकेशन, नहीं दे सकते, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में तुमको चेक करना पड़ेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो एग्जाम्स में पूछता रहता है। तो हम लोग यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लाई होगा, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देखो नॉर्मली मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है पता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब कम से कम इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड ही है टू रन द कंपनी स्मूथली। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू रन कंपनी स्मूथली। कंपनी को स्मूथली रन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल चाहिए रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये एकदम नॉर्मल सिंपल थ्योरी हुआ, बट ये अपने बेसिकली देख, कंपनी अकाउंटिंग जो होता है ना, जैसे पार्टनरशिप जब कर रहा था तो एक लॉ आ रहा था ना बीच में, क्या नाम था उस लॉ का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन क्या होता है ना, पार्टनरशिप में वो लॉ 100% अप्लाई नहीं होता है, तुम बिना उसके रजिस्ट्रेशन के भी पार्टनरशिप चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, वहां पे बिना रजिस्ट्रेशन के तुम कंपनी चला ही नहीं सकता है। तो वो पूरा लॉ जो है, कानून जो है, उसको फॉलो करना पड़ेगा तुमको। तो फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, तुमको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, यहां पे एज पर द कंपनीज एक्ट एक क्लॉज है, और ये तो तुम मिनिमम कैपिटल तो तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि मिनिमम क्लॉज मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब इट इज 90% ऑफ द शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक। तो एज पर कंपनीज एक्ट इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है 90% ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक। इसका मतलब नॉर्मली तुम बताएगा मिनिमम कैपिटल मतलब होता है, बट एज पर द सेबी और एज पर द कंपनीज एक्ट इट इज 90% ऑफ द शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक। जो पब्लिक को ऑफर कर रहा है उसका 90% होना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों को 90% नहीं मिला, कम मिला, तो इन सच केस क्या करना पड़ेगा? पूरा पैसा वापस करो, ठीक है, पूरा पैसा वापस करेंगे। इफ नॉट रिसीव्ड, अब हम लोग आते हैं इसमें, इफ नॉट रिसीव्ड 90% नहीं मिला, इफ नॉट रिसीव्ड तुमको पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। रिफंड इंटायर एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी विद इन कितने दिनों के अंदर? विद इन 15 डेज। अब ये 15 दिन कहां से देखिएगा? विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू। जिस दिन इशू क्लोज हुआ उसके 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, सपोज कल हम आईपीओ निकाला, हम बोला आईपीओ ओपन डेट 5 जनवरी 2026 एंड इट्स क्लोज डेट तुम 10 जनवरी 2026, मतलब तुमको 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में अप्लाई करना है। 10 तारीख को ऑफर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद तुम अप्लाई करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्लोजर डेट इज व्हाट, दिस 10 जनवरी। तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होता तो इस 10 तारीख से 15 दिन के अंदर पैसा वापस कर देना, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ ना, आनंदी थोड़ा लेजी निकली, वो पैसा ही वापस नहीं की। कंपनी के एमडी है तो क्या किया जाएगा? कंपनीज एक्ट है, यहाँ पे लॉ है, वो तो पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा। तुम 15 दिन में नहीं किया ना, 15 दिन के बाद करो।
तो 15 दिन के बाद करोगे तो क्या होगा पता है, 15% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ वापस करो। तो अनुष्का तो बोलेगी अच्छा हम बैंक में रखेंगे, 15% इंटरेस्ट तो मिलने वाला नहीं है, आनंदी तुम ही रख 15% इंटरेस्ट दे देना। अरे अनुष्का का पैसा तेरे पास कंपनी में गया, अप्लाई की थी, ये रिद्धिमा भी अप्लाई की थी, हम भी अप्लाई किया था, प्रथम भी अप्लाई किया था, तुम पैसा ही नहीं वापस किया। तो हम लोग बोले आनंदी मत वापस कर, रख 15% के साथ वापस करना। ये नॉर्मली ऐसे ही बोल रहा है, मस्ती कर रहा है। यहां पे बेसिकली क्या हो गया, इफ नॉट रिफंडेड विद इन 15 डेज, मतलब पोस्ट 15 डेज, अगर रिफंड पोस्ट 15 डेज हो जाता है तो 15% इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड तो तुमको करना ही है, समझ रहे हैं ना आनंदी, बचना मत। और तबियत खराब है क्या, बटना कानून ना, सब तबियत खराब ही सबको नहीं देखता, बोलता है पेनल्टी तो मिलेगा, लगेगा ही। रिफंड विथ 15% पर एनम इंटरेस्ट, ये सब ध्यान रखना, थ्योरी के लिए काम आएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है हम समझा दिया है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है और हम भी पूछता रहता है बीच बीच में। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये तो बात हुई कब देखेंगे, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तब ना चेक करेंगे, अदरवाइज तो दरकार ही नहीं है। अब अपने आ जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है। देख ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होगा, शेयर्स ऑफर्ड आर लेस देन शेयर्स अप्लाइड, है ना, मतलब शेयर्स अप्लाइड ज्यादा है शेयर्स ऑफर्ड से। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। देख ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता क्या है समझना, मतलब पब्लिक को मैंने ऑफर किया 1 लाख शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,30,000 शेयर्स, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है ये भी पूछ लेता है एग्जाम, हम क्या क्या ऑप्शन में यूज, देख 1 लाख से ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, 30,000 शेयर्स आउटराइट रिजेक्ट मार दे, 30,000 शेयर्स आउटराइट रिजेक्ट मार दे, ठीक है। 10,000 शेयर्स आयुष अप्लाई किया था, 10,000 आनंदी की थी, 10,000 अनुष्का की थी, रिजेक्ट मारो, इन लोग को नहीं देंगे और बाद बाकी को दे देते, दिस इज द वन वे। दूसरा वे क्या है, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम लोग क्या करेंगे, या तो रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करने का मतलब पैसा वापस देना पड़ेगा, रिफंड होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम प्रो राटा सभी को खुश रखे, इसमें क्या हुआ ना, आनंदी आयुष और अनुष्का दुखी है, कंपनी का क्या मतलब है, कंपनी शेयर ही नहीं दिया, अब बुराई करेगी कंपनी का, है ना, हाँ भी बोल रहे देखो। अच्छा देखा, अब इसमें एक क्या हुआ, जैसे ये अनुष्का क्या बोली, सबको खुश करते हैं, कम कम शेयर्स दे देते हैं। बेसिकली क्या हुआ, देख 1,30,000 का एप्लीकेशन है, हम 1 लाख शेयर्स अलॉट कर सकते हैं ना, तो हम एक रेशियो सेट कर लेते हैं 13:10 का, उस रेशियो में शेयर्स को अलॉट कर देते हैं। ये 1,300 अप्लाई शेयर, सभी को मान लो 1,300 शेयर्स या 13,000 शेयर्स ऐसे करके अप्लाई किया था, तो हम क्या किया, ये 1,300 शेयर्स अप्लाई किया था, हम इसको बोला तुम 1,000 शेयर्स ले ले। आनंदी 2,600 शेयर्स अप्लाई की थी, हम इसको बोला 2,000 शेयर्स ले ले, ऐसे करके अलॉट कर। तो इसको, इससे क्या है, कोई भी दुखी नहीं है, सबको लगा ऑब्वियस बात है, कंपनी क्या कर सकता है, सबको तो दे नहीं सकते हैं, तो सबको ही दिया, प्रोपोर्शनेटली दिया। प्रोपोर्शनेटली देने का मतलब क्या होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। कंपनी इसमें क्या किया ना, कंपनी देखा 13:10 का रेशियो मैच ही नहीं कर रहा, बहुत सारा प्रॉब्लम है राइज हो रहा है, बट कंपनी देखा 6:5 का रेशियो मैच कर जाए, ठीक है। तो कंपनी क्या किया, 6:5 मतलब 12:10, कंपनी क्या किया, इसका मतलब, लेकिन पब्लिक से एप्लीकेशन कितने का आया था, 1,30,000 शेयर्स का, तो कंपनी 1 लाख ही अलॉट करेगा, तो कंपनी क्या देखा, एक काम करते हैं, 10,000 शेयर्स के लिए आयुष अप्लाई किया, एग्जैक्ट रिजेक्ट मार दो, इसका रिजेक्ट कर दिया। अब क्या बचा, तुम लोग का शेयर जो 1,20,000 शेयर्स है, सभी 6:5 में अप्लाई किया था, ये 600 शेयर्स मांगी थी, इसको 500 शेयर्स दे दिया, ये 1,200 शेयर्स मांगी थी, इसको 1,000 शेयर्स दे दिया, आनंदी 12,000 शेयर्स मांगी थी, इसको 10,000 शेयर्स दे दिया, सिर्फ इसका शेयर्स रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब देख, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, we can refund the excess application money, first one, second one we may allot shares on pro rata, ठीक है। तीसरा क्या है, बोथ कंबाइंड कर देते हैं, कुछ रिफंड कुछ प्रो राटा, कर सकते हैं ना ऐसे। ये ऑप्शन इवन एमसीक्यू में डाल के पूछ लेता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्या क्या मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इसमें आ जाओ, इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। नंबर 1, ऑप्शंस
हम लोग एक पार्ट कर सकते हैं, नंबर 1 हम लोग रिजेक्ट एंड रिफंड कर सकते हैं। नंबर 2 प्रोराटा। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट होता है और कुछ नहीं होता है। प्रोराटा सम्स ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रोराटा आगे बढ़ते बढ़ते, तो डरना मत, बट इजी है अगर तुम लोग कंसेप्ट ठीक से समझे। प्रोराटा बहुत इजी है। प्रोराटा अलॉटमेंट। नंबर 3 रिफंड प्लस प्रोराटा। ऐसा ऑप्शन अप्लाई हो सकता है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन में पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो अगर सपोज करो 90% से कम रिफंड कर देंगे, 92% है अलॉट करेंगे, पूरा ही अलॉट करना पड़ेगा। अरे भाई हम तो 1 लाख से ऑफर किए थे, तुम 92,000 सेल्स के लिए अप्लाई किया है, तो हम तो पूरा ही देंगे, इसमें तो कोई रिफंड ऐसा का क्वेश्चन ही नहीं आता है, और फुल में भी पूरा ही देंगे। तो ये था तुम लोग का फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, मोड ऑफ प्लेसमेंट। मोड ऑफ प्लेसमेंट मतलब शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कैसे करेंगे। तो ऑफर करते समय 2 तरीका होता है। एक होता है, थोड़ा सा लिख लो ये, फिर इसके बाद लिखा दे मैं बोल रहा हूँ पब्लिक ऑफरिंग होता है, मतलब हम शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं एट लार्ज, जिसको चाहिए वो आके ले लो, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, जिसको चाहिए XYZ अदर कंट्री से कहीं से कोई भी आके मेरे से शेयर्स ले सकता है। दिस एक्टिविटी इज नोन एज द पब्लिक ऑफरिंग। एंड पब्लिक ऑफरिंग जो होता है उसके लिए एक ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब तुमको बताएगा ना, देखो हम जो ऑफर कर रहे हैं उसमें ये फैसिलिटीज है, उसका ये फीचर्स है, इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है तो क्या रेट ऑफ डिविडेंड है एटसेट्रा, बहुत सारी, इसमें रिजर्व कैपिटल कितना होगा, सारी डिटेल्स अवेलेबल रहती है। अवेलेबल उसको क्या बोलते हैं, तुम लोग स्कूल में भी एडमिशन लेता तो एक प्रोस्पेक्टस मिलता है ना, मिलता है बेसिकली प्रोस्पेक्टस मतलब डिटेल्स उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एटसेट्रा। तो बेसिकली ऑफर डॉक्यूमेंट जो दिया जाता है पब्लिक ऑफरिंग में उसको अपने बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। और ऑफर कैसे किया जाता है, या तो फर्स्ट टाइम ऑफर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ऑफरिंग, तो उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम जो ऑफरिंग होती है, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफरिंग, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफरिंग जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये क्या हुआ, पब्लिक ऑफरिंग हुआ, हम पब्लिक ऑफर कर रहे हैं। एक क्या होता है कि हम लोग क्या किए ना, कुछ स्पेशल ग्रुप को ही ऑफर कर रहे हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स जो है बोलते हैं पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने एक स्पेशल ग्रुप को, अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों को ही ऑफर कर देते हैं। ऐसा ही तो चाहिए ना, ओनरशिप ही तो बेचना है ना। क्या क्या बोल, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफरिंग। इतना दिन से पढ़ाई कर रहा है, अच्छा राइटिंग है खराब राइटिंग है, समझ में नहीं आ रहा तुमको। आनंदी इन लोग को भी बोलते हैं आके लिखो इस पे, क्या होगा क्लास से ऑफ होगा ना उसके बाद जाते समय इस पे लिखना तुम, कॉपी में मेरा राइटिंग भी अच्छा होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब हम लोग क्या किया ना, कंपनी के डायरेक्टर्स जो कर पता है क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को ही ऑफर करेंगे। इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम क्या होता है पता है। ठीक है, एक चीज बता, आनंदी क्या की ना, कंपनी की एमडी है, पब्लिक को एट लार्ज ऑफर कर रही है, तो पब्लिक को तो पूरा डिटेल देना पड़ेगा ना। कंपनी ऐसा है, इस समय फॉर्म हुआ था, ऐसा ऐसा है, ये सारा डिटेल्स, कंपनी अच्छा कर रहा है खराब कर रहा है, किस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, सब बताना पड़ेगा। अब सपोज कर ले इसको हटा देते तो पब्लिक ऑफरिंग था। अब आनंदी क्या है ना, स्पेसिफिकली सिर्फ काजल को, महक को और रिद्धिमा को ही ऑफर कर, तो काजल को बोली ये देख ये है ले ले तुम, तो काजल बोली डिटेल्स बता, दो झपट, क्या चीज का डिटेल, चुपचाप लो, फ्रेंड्स लोगों को डिटेल्स बताते हैं क्या,
उतना डिटेल्स नहीं बताते, बस देख लो ऐसा है, ये प्रोडक्ट है, लेना है ले लो, और लेना है ले लो, क्या लेना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हुआ ना, यहाँ पे डिटेल प्रोस्पेक्टस नहीं इशू होता, यहाँ पे एकदम कम, मतलब बेसिकली मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ प्रोस्पेक्टस इशू होता है। उसको प्रोस्पेक्टस भी नहीं बोलते हैं, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के बदले एक स्टेटमेंट देंगे तुमको, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे, है ना। यही सब करो आनंदी, तुम ऊपर से बस खाली कॉन्फिडेंशियल लिख दिया, फिर भी याद नहीं है ना तुमको। एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ मतलब क्या, बताओ क्या होता है। और कुछ, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है, कहाँ पे है, कंपनी का कैपिटल रहता है, कितना कैपिटल होगा। इसमें जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ध्यान रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेट ग्रुप को शेयर्स ऑफर किया जा रहा है, शेयर्स ऑफर टू प्राइवेट ग्रुप्स। प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनीज भी कर सकते हैं, आपने इतना सा तो समझे। ल्यू ऑफ, LIEU, ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ल्यू इन ल्यू मतलब होता है, इन ल्यू ऑफ मतलब होता है बदले में, प्रोस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट, डिटेल्स इंफॉर्मेशन की जगह थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट, देख अपने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी तो समझे थे, एक बेसिक आइडिया। पब्लिक कंपनी मतलब जब तुम रजिस्ट्रार के पास गया तो तुम उसे पब्लिक कंपनी का स्टेटस मांगा। पब्लिक कंपनी का स्टेटस में बेनिफिट क्या होगा ना, उस स्टेटस में ये प्लस पॉइंट है कि तुम अपने शेयर्स का पैसा, मतलब शेयर्स किसी को भी बेच सकता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है पब्लिक कंपनी के पास। तुम अगर प्राइवेट कंपनी का स्टेटस ले लिया तो तुम अपना शेयर्स किसी को भी नहीं बेच सकता है, अपने ग्रुप में ही बेच सकता है, ये डिफरेंस आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी कर सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी भी कर सकता है, लेकिन पब्लिक ऑफरिंग प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट ग्रुप में ही देगा, तो पब्लिक को दे ही नहीं सकता है। तो ये ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती। एक नॉर्मल कंसेप्ट अपने समझे। नेक्स्ट आओ, इश्यू प्राइस। चलो देखो, इश्यू प्राइस का मतलब क्या होता है। इश्यू प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे तुम पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहे हो। ये प्रोडक्ट है, हम तुमको 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो इसको किस प्राइस पे बेच रहे हो, 100 रुपया में। तो बेसिकली प्राइस एट विच, इश्यू प्राइस का मतलब होता है प्राइस एट विच, प्राइस एट विच शेयर्स, शेयर लिख लो, शेयर्स मत लिखो, शेयर इज ऑफर्ड टू पब्लिक। जिस प्राइस पे शेयर को पब्लिक को ऑफर किया जाता है उस प्राइस को इश्यू प्राइस बोला जाता है। तो जनरली ध्यान रखना, हम लोग तो अभी तक यही पढ़ रहे हैं ना कि दो तरीके के शेयर्स है। एक शेयर्स होता है जिसको हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, एक शेयर्स होता है जिसको हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। तो देखो, जिस प्राइस पे हम लोग शेयर को रजिस्टर कराते हैं, कहां पे रजिस्टर कराएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हम पहले रजिस्टर कराएंगे। देखो मेरा जो शेयर्स है ना, मेरा कैपिटल जो है उसका सबसे छोटा टुकड़ा जो है उसी को तो शेयर बोलते हैं, उसका प्राइस इतना रहेगा। वो आरओसी के पास रजिस्टर कराते हैं, और जो आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास वैल्यू रजिस्टर होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू। उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो वो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो होता है उससे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो एक बार फेस वैल्यू भी लिखवा देते हैं, फेस वैल्यू। वैल्यू ऑफ अ शेयर रजिस्टर्ड with ROC, Registrar of Companies. Value of a share registered with ROC is termed as a face value.
और आपने इशू प्राइस जो है ना वो तो जिस प्राइस पे पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फेस वैल्यू है तुमको सम्स में बताएगा, ऑलवेज बताएगा। नहीं बताए तो बाय डिफॉल्ट इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना एज्यूम करेंगे? आनंदी बता, कोई आइडिया? एक सेकेंड। अच्छा, इक्विटी शेयर्स कुछ नहीं बोले तो कितना एज्यूम करते हैं? 10 रुपया। कुछ नहीं बोलेगा तो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड पार्ट 10 रुपया एज्यूम करते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू? रिद्धिमा, तुम लोग स्कूल में कैसे पढ़ता है ये मेरे को बताओ। तब पढ़ता ही नहीं है जानबूझ के, टीचर्स लोग पढ़ाते नहीं है। आनंदी बोली टीचर्स पढ़ाता है। झूठ मत बोलो, तुम मेरे को बोला था करवा दिया गया है, और रिद्धिमा भी बोली थी करवा दिया गया है। कोई बात नहीं, हम पूरा करवा देगा। इक्विटी शेयर्स 10 रुपया फेस वैल्यू, प्रेफरेंसेस 100 रुपया। नहीं बोले तो अपने हर बार में नहीं एज्यूम कर लेंगे, कुछ नहीं बोल रहा तो ये इंप्लाइड एजम्पशन होता है। अब अपने आओ, एट पार का मतलब क्या होता है? जब हम लोग शेयर्स को ऑफर करते हैं एट फेस वैल्यू, शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक एट फेस वैल्यू इज टर्म्ड एज इशूड एट पार। तो शेयर्स ऑफर्ड एट फेस वैल्यू मतलब क्या पता है? 10 रुपया का शेयर 10 रुपया में इशू कर रहे हैं, मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। तो इसको बोला जाता है इशूड एट पार। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार मतलब क्या हुआ? शेयर्स को फेस वैल्यू पे इशू किया गया है। अगर प्रीमियम मतलब क्या होता है? ज्यादा ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अबव, अब पूरा नहीं लिख रहा, शेयर्स ऑफर्ड एट, तो अबव फेस वैल्यू। अगर शेयर्स को अबव फेस वैल्यू पे इशू किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम। तो इसमें क्या होता है? प्रीमियम के केस में क्या होगा? फेस वैल्यू से इश्यू प्राइस क्या होता है? ज्यादा होता है ना। इश्यू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जा, इशूड एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मतलब क्या हुआ? हम लोग बिलो फेस वैल्यू इशू कर रहे हैं, बिलो फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू इशू प्राइस से ज्यादा है, मतलब इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम है। बट यहां पे देख, हम यहां पे लिखा सेक्शन 52, सेक्शन 53, क्योंकि तो कंपनीज एक्ट की बातें हो रही है ना, तो कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है। तो सेक्शन 52 बताता है शेयर्स इशू प्रीमियम पे किया जा सकता है क्या, ठीक है। और सेक्शन 53 बताता है शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है क्या। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं किया जाता। कंपनीज एक्ट बोलता है फेस वैल्यू से कम वैल्यू पैसा लेके तुम कैसे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कंपनीज एक्ट साफ रिजेक्ट कर दिया कि नहीं कर सकता इशू। बट एक, सिर्फ एक कैटेगरी, ये थ्योरी में भी पूछता है, एमसीक्यू में पूछता है, ओनली वन कैटेगरी ऑफ शेयर्स विच कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? बोलो, हम लोग पढ़े ही नहीं है। चलो हम बताते हैं, हम पढ़े हैं। नहीं नहीं नहीं, राइट शेयर्स ना, तो जो हम बोला वो डिस्काउंट पे नहीं हो रहा था। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है ना, फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू। अब वो क्या था, हम 10 रुपया का शेयर 1000 में दे रहा था इन लोगों को, इन लोगों को 10 रुपया का शेयर 400 में दे रहे हैं, तो भी तो प्रीमियम पे ही दे रहे हैं। क्लियर है ना? हाँ हाँ, उसको अपने डिस्काउंट बोलते हैं। तो सिर्फ एंड सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ शेयर्स अपने डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, एंड शेयर्स इज नोन एज द स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। ओनली स्वेट इक्विटी, SWEAT, sweat equity shares can be issued at discount। ध्यान रखना, हम ओनली वर्ड यूज किया है, मतलब एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू ही नहीं किया जा सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स होता क्या है?
होमवर्क में डालता है इसको, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एआई से पूछना। अच्छा, अब अपने आ जाओ कि ये जो प्रीमियम वाला पार्ट ये तो समझ लिया ना आपने। अब इसमें एक और होमवर्क हम तुम लोग को देगा, ये जो सेक्शन 52 है वो भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये इसमें क्वेश्चन क्या होमवर्क है ये लिख लो, यूज ऑफ प्रीमियम। तुम प्रीमियम को कहां कहां यूज कर सकते हैं। प्रीमियम मतलब क्या, एक्स्ट्रा पैसा ना, एक्स्ट्रा पैसा मतलब प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट को किस में यूज कर सकते हैं, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तो वैसा ही कुछ है, तुम लोग देखना ना, अरे कोई बुक्स ढूंढने का दरकार नहीं है, वैसे तो मेरा स्टडी मैट में भी दिया, ढूंढना देखना सेक्शन 52 लिख के दिया हुआ है, वहीं से पढ़ लेना, और नहीं तो गूगल सर्च करना, इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाए। तुम लोग को थोड़ा सा बताना है, ये नहीं है कि एकदम डेप्थ में बताना है, तो ये पढ़ के रखना। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंसेप्ट में मूव ऑन। इश्यू ऑफ शेयर्स। एक इश्यू ऑफ शेयर्स में हम लोग बहुत सारा कैटेगरी डिस्कस किए थे, कैश कंसीडरेशन, अदर देन कैश कंसीडरेशन, कैश कंसीडरेशन में फुल्ली पेड अप इंस्टॉलमेंट। पहले हम लोग कैश कंसीडरेशन में इन इंस्टॉलमेंट समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे जर्नल एंट्रीज भी समझ में आएगा और सम भी हो जाएगा, और उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ थ्योरी है वो भी समझेंगे। चलो लिखो, ए लिमिटेड issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at par। एट पार मतलब 10 रुपया में इश्यू किया है, कॉमा पेबल एज फॉलोज। पेबल एज फॉलोज, तो पेबल एज फॉलोज में मतलब ये 10 रुपया हम तुमसे किस तरीके से लेंगे। तो हम पहला लेंगे, पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपया, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपया, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपया, ऑन फाइनल कॉल बैलेंस कितना होगा, बैलेंस 1 रुपया। ठीक है, चलो ये तो हो गया, क्योंकि 10 रुपए का प्रोडक्ट है उससे बैलेंस शीट भी निकाल लिए। अब नेक्स्ट आ जाओ, पब्लिक अप्लाइड फॉर। $9,000 shares, all the shares were duly allotted and amount were duly received। सारा शेयर्स जो अलॉट किए एंड सारा पैसा प्रॉपरली मिला। सबसे पहले ये सोचो, कई बार ऐसा भी सम देता है, आईएससी में तो दे ही देता है टेक्निकली, 10,000 शेयर्स ऑफर किए। कौन सा राइटिंग नहीं समझ में, बोल। हो गया। सबसे पहले देख यहां पे क्या दिखेगा, 10,000 शेयर्स ऑफर किए थे, पब्लिक अप्लाई कितने के लिए किया, 9,000। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हुआ है, 90% अचीव हो रहा है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे। कई बार इतना बड़ा सम देगा और बोलेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स में डाल देगा 8,000। कुछ बच्चा लोग एंट्री भी पास कर देगा, तुमको एंट्री नहीं पास करना, तुम सिंपली बोलेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ही नहीं हुआ है, तो इंटायर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिफंडेड, ठीक है। एंट्री करना पड़ेगा, तुम एप्लीकेशन रिसीव करेगा उसको रिफंड करेगा, ऐसा सम करवाएगा तुम लोग। अभी यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या एंट्री होनी चाहिए, देख सबसे पहले अपने आते हैं यहाँ पे, सिंस पहला सम करा रहे हैं ना, और हम ऐसा नहीं कराए पहले जर्नल एंट्री लिखवाएं फिर तुम लोग को बोले याद करो, नहीं, एंट्री के थ्रू समझते हैं क्या कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख सबसे पहला काम क्या होगा, तुम पब्लिक है, तुम मेरे को पैसा भिजवाएगा, और वो पैसा किस नाम से आ रहा है मेरे पास, एप्लीकेशन के नाम से। तो पैसा जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं। यहाँ पे बैंक से ही होगा जो काम, कैश में कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, किस नाम से आया, एप्लीकेशन के नाम से आया। तो मेरे बुक में एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नंबर 1, टू रिसीव एप्लीकेशन मनी। हम एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं, एंड टू रिसीव एप्लीकेशन मनी मेरे बुक में एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, एक्चुअली में देखा जाए तो हम तो ओनरशिप दे रहे हैं ना, तो ये जो मेरे पास 10 रुपया आ रहा है, 10 रुपया का हम कैपिटल मांग रहे हैं, जो पहले 3 रुपया ले रहे हैं, फिर 4 रुपया ले रहे हैं, फिर 2 रुपया ले रहे हैं, फिर 1 रुपया ले रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, ले तो कैपिटल ही रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे क्या एंट्री ये नहीं करना चाहिए, तुम लोग मत लिखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करना तो यही चाहिए, लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे क्योंकि अभी कंफर्म ही नहीं है कि हम तुमको पूरा शेयर देगा कि नहीं देगा, रिजेक्ट हो सकता है ना, प्रोराटा हो सकता है बहुत, यहाँ पे ठीक है अंडर सब्सक्रिप्शन है, बट अदरवाइज तो पॉसिबल है ना। तो इसलिए कभी भी हम लोग कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे भाई, एप्लीकेशन का पैसा है, तो किसका एप्लीकेशन है, इक्विटी शेयर का ना, तो हम लोग लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होना चाहिए, अमाउंट अपना होना चाहिए 10,000 शेयर्स पे, कितना रुपया करके, 3 रुपया, एप्लीकेशन तो 3 रुपया का ही है, तुम एप्लीकेशन दे दिया। अब यहां तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारा शेयर्स अलॉट करना पड़ेगा। मतलब सारा शेयर्स अलॉट करने का मतलब हुआ मेरे को ये जो अमाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में डाले है उसको क्या लिखना चाहिए था, एंट्री का कंसेप्ट समझो, रटना मत। मेरे को यहां पे लिखना चाहिए था इक्विटी शेयर कैपिटल, है कि नहीं, और हम क्या लिख दिया, एप्लीकेशन। चेंज कर, क्या करेंगे चेंज करने के लिए राघव, अरे अभी इसीलिए तो तुमको लिखा है, आपने को एंट्री करना चाहिए था बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बट हम क्या किया, हम लोग किए तो अब इसको चेंज कर दे, कैपिटल में कन्वर्ट कर दे, कैसे करेगा, एप्लीकेशन क्रेडिट में डेबिट कर दे और उसकी जगह कैपिटल लिख दे। हाँ दूसरा और बेस बात है, काट के नहीं कर सकता अकाउंट्स, नहीं अकाउंट्स में काट के नहीं कर सकता है, पूरा एंट्री लिखना पड़ेगा अलग। तो नेक्स्ट एंट्री होता है नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे अपने। तो फॉर दैट तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए, अब अपनी एंट्री हो जाएगी भाई, एप्लीकेशन को हटा देते हैं यहां से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अकाउंट्स में ध्यान रखना हर जगह अकाउंट वर्ड यूज होता ही है। और अमाउंट कितना होगा, अमाउंट तो उतना ही होगा जो ऊपर है, 30,000। जैसे ही तुमको मैंने शेयर्स अलॉट किया, नाउ यू बिकम शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, अब तुम कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका है, राइट ना, तुमको शेयर्स अलॉट हो चुका है। अभी पहले अलॉट नहीं हुआ था इसलिए हम पहले पैसा लिए तुमसे, फिर अलॉट किए, अब तुम शेयर होल्डर बन चुका है। अब लेकिन एक चीज यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जो बाद में काम लगेगा, हम लोग पहले ही समझते हैं। ये जो एप्लीकेशन मनी है ना, ये जो एप्लीकेशन मनी तुमको दिख रहा है ना 3 रुपया, इसके लिए कुछ क्लॉज आ जाता है। क्या क्लॉज है पता है, ये मिनिमम कितना होना चाहिए उसका क्लॉज आता है, मतलब मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है, ऐसा क्लॉज आता है। और क्लॉज डालने वाला कौन है पता है, एक तो है कंपनीज एक्ट। इन कंपनीज एक्ट पता है क्या है, कंपनीज एक्ट पेपर का टुकड़ा है, ये तुम्हारे पास बुक है, बुक में तो लिखा हुआ है ना, वो अपने आप तो कुछ एक्ट नहीं कर सकता है, तो वो है कंपनीज एक्ट। बुक मतलब कंपनीज एक्ट, और एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब क्या हुआ, जो लोग उस बुक को यूज कर रहा है, करवा रहे हैं तुमसे, वो होता है हम लोग टीचर्स लोग, राइट। तो यहां पे भी दो चीज है, एक है कंपनीज एक्ट लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, और दूसरा है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सिक्योरिटीज, ये शेयर सिक्योरिटीज ही है। एक्सचेंज मतलब तुम बेचना खरीदना ये सब, तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोलिंग किसका है, सेबी का है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो दोनों जन अपना अपना ज्ञान दे दिया, देखो मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, ठंड लग रहा है तेरे को? देखो यहां पे अपने आते हैं एप्लीकेशन मनी, यहां पे एप्लीकेशन मनी के लिए मिनिमम बात कर रहे हैं, मिनिमम एप्लीकेशन मनी। लेकिन जब तबीयत ज्यादा खराब रहे नहीं आना चाहिए। अपने पास तो वीडियोस भी है, क्या दिक्कत? मिनिमम एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन मनी का मिनिमम का बात हो रहा है, कम से कम कितना होना चाहिए? तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है पता है? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट बोलता है 5% ऑफ फेस वैल्यू। तुम लोग से पूछेगा नहीं, चाहो तो लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे प्रीमियम में हम सेक्शन 52 लिखवाया था ना, ये पार्ट सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी फेस वैल्यू का 5% होना चाहिए। सेबी क्या बोलता है पता है? सेबी थोड़ा सा चालाक है, वो बोलता है मेरा बात ही रखना होगा, तो बोलता है 25% ऑफ इश्यू प्राइस। एक्चुअली में प्रथम तुम बता किसका बात मानना पड़ेगा? तुम एक जन का बात मान जिससे दोनों, किसी को दुख नहीं होगा, दोनों जन खुश रहेंगे। सेबी का बात, क्योंकि अगर तुम कंपनीज एक्ट का बात माना ना, सेबी दुखी हो जाएगा। और अगर तुम सेबी का बात माना तो कंपनीज एक्ट तो कम बोला ना, 5% रखना कम से कम, तो वो तो 25% रखने बोल रहा है, वो भी इश्यू प्राइस का, तो ज्यादा ही होगा, तो दोनों जन खुश रहेगा। तो ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट हम लोग किसको फॉलो करेंगे? सेबी। बट आप पूछे तो बता देना कि सेबी ये बोलता है, कंपनीज एक्ट ये बोलता है। यहां पे देख क्या हो रहा है, 10 रुपया का 25% कितना होना चाहिए? 2.5 रुपया, है ना? और हाँ, तो इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों बराबर ही है। और अगर हम लोग 10 रुपया का 5% ले तो कितना होगा? 50 पैसा। तो तुम अगर 50 पैसा रख देगा, तो सेबी तो बोला था 2.5 रुपया रखना कम से कम, वो गुस्सा हो जाएगा। और लेकिन अगर तुम 2.5 रुपया रखा, तो कंपनी से क्या बोला था? मिनिमम 50 पैसा रखना, हम तो 2.5 रुपया रख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? और हम लोग यहाँ पे कितना ले रखे? 3 रुपया। ठीक है, मिनिमम 2.5 रखना था, हम तो ज्यादा रख रखे हैं, तो ये ध्यान रखना एक। अब अपने आ जाओ, ये हम लोग एप्लीकेशन रिसीव किए, एप्लीकेशन को ट्रांसफर किए कैपिटल में। तुम जब एप्लीकेशन दिए थे, तुम एक पब्लिक था, जैसे ही हम तुमको शेयर्स अलॉट कर दिया ना, तुम शेयर होल्डर है, तो एप्लीकेशन तो ले लिया ना तुमसे। अब जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा हम कैपिटल में डालेंगे ना, हम तुमको बोल देंगे प्रथम, रिद्धिमा, आयुष, ये अलॉटमेंट का पैसा इस दिन दे देना। तब अलॉटमेंट का पैसा लेते हैं। तो नेक्स्ट वन देख, अब तुम नॉन पीपल है, तो हम तुमको ये नहीं बोलेंगे पहले पैसा दो फिर तुमको शेयर्स देंगे। अब हम तुमको बोलेंगे काम कर, तुम तो शेयर होल्डर है, तुमको नोटिस भेजेंगे अलॉटमेंट का पैसा दे दो। तो पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे मतलब तुमको एक लॉजिक बताता है, अपने जो ये एंट्री पहले पास किए थे, बाद में ये किए थे ना, ये उल्टा हो जाएगा। पहले हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, फिर ये एंट्री पास करेंगे, मतलब पहले कैपिटल को बुक्स में लेके आ जाएंगे, फिर तुमसे पैसा मांगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री आ जाओ, थर्ड वन, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री, मतलब अलॉटमेंट का पैसा तुमसे मांग रहे हैं। तो देखो नॉर्मली एंट्री रटना नहीं है, समझना। वैसे तो ये सब सम इतना तुम लोग करेगा ना कि एंट्री याद ही हो जाएगा। अलॉटमेंट, तुम लोग जब गुड्स बेचता है क्रेडिट में, तो क्या एंट्री पास करता है? चलो रिधिमा से पूछते हैं, रिधिमा क्रेडिट में गुड्स बेचा जा रहा है, जर्नल एंट्री डेटा टू सेल्स। यहां पे अलॉटमेंट ड्यू एंट्री मतलब शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे हैं, शेयर होल्डर डेटर है मेरे लिए, अपने को एंट्री पास करने चाहिए। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बेच रहे हैं उसको? कैपिटल, बेच तो कैपिटल ही रहे ना, तो मेरा एंट्री क्या होना चाहिए? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, मतलब डेटा टू सेल्स मतलब शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। बट शेयर होल्डर्स इतने ज्यादा रहेंगे ना, उनका नाम लिखना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जगह क्या करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट है उसी का नाम लिख देते हैं। तो शेयर होल्डर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो सेल्स है उसकी जगह क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल।
तो अपना एंट्री यहां पे हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम उसको बोला देखो अलॉटमेंट का पैसा तुमको देना है जिससे तुम्हारा कैपिटल फॉर्म होगा, और कितना देना है तुमको, 10,000 शेयर्स था, तुमको अलॉटमेंट का एक एक शेयर्स पे कितना रुपया देना था, 4 रुपया, तो इंटू 4 मतलब तुमको 40,000 रुपया मेरे को देना है। और वो बंदा क्या किया, 40,000 रुपया दे दिया। तो नेक्स्ट वन अलॉटमेंट रिसीव कर लो, रिसीव अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, डेटा से जब पैसा मिलता है तो क्या करते हैं, बैंक टू डेटस, यहां पे क्या करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं फ्रॉम अनुष्का। जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है इसका नेचर क्या है, ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट। हम इसका आंसर दे चुका है, कोशिश कर, गलत सही जो भी हो। पर्सनल है, राघव क्यों पर्सनल है? शेयर होल्डर्स के नाम के बदले, एकदम सही बोला, शेयर होल्डर्स के नाम के बदले तो लिख रहे हैं ना इसको। तो शेयर होल्डर कौन है, आनंदी, आयुष, हम, यही लोग तो होंगे, इंसान ही तो होंगे, नाम तो है किसी का, उसके नाम के बदले लिख रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों का नाम नहीं लिख सकते अपने। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, बट बेटर वर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, मतलब पर्सनल अकाउंट है। अब आ जाओ, अलॉटमेंट रिसीव करते समय क्या एंट्री पास करेंगे, डेटा से पैसा मिलता है तो बैंक टू डेटस करते हैं ना, यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। अब क्या करना है पता है, ये जो पहला दो एंट्री है ना, वहां तक तुम शेयर होल्डर नहीं था, अब जैसे ही तुम शेयर होल्डर बन गया ना, ये पर्टिकुलर स्टेप्स को तुम बार बार रिपीट करेगा। मतलब समझ में आ रहा है, अलॉटमेंट के समय तुम क्या किया, पहले ड्यू किया फिर रिसीव किया, अब कॉल के लिए क्या करेगा, ड्यू करेगा फिर रिसीव करेगा, सेम रिपीट करेगा प्रोसेस, बस खाली अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ, अपने पास दो कॉल्स है, यस, फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री। तो फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री क्या होनी चाहिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे कितना अमाउंट होगा, 10,000 इंटू, देख पर फर्स्ट कॉल पे एक एक शेयर का वैल्यू क्या था, 2 रुपया, है ना, तो 10,000 इंटू 2, बोल बोल। हाँ नहीं तो अच्छा क्वेश्चन किया, हाँ हाँ नहीं नहीं एकदम गलत किया, एकदम गलत, हम लोग गलत कर रहे हैं, कोई भी ये क्वेश्चन नहीं रेस किया। नहीं नहीं, सारा जो एंट्री होना चाहिए 9,000 पे होना चाहिए था। हम बोलते समय भी यही बोला कि 9,000 से ऐसे अलॉट करेंगे, बट हम लिखते समय 10,000 लिख दिया, छोटा सा करेक्शन कर लो। गुड, कम से कम ये याद तो दिला दी, नहीं तो हम लोग का पूरा गलत ही रहता। 9,000 से पे होगा, क्योंकि हम लोग तो ऑफर दिए थे 10,000, पब्लिक तो 9,000 ही मांगा, तो 9,000 से ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं, तो ये चेंज कर लो।
तो यहाँ पे भी हम लोग जो एंट्री करने वाले हैं कितने शेयर्स पे होगी, 9,000 इंटू 2, 18,000। एंड प्रोसेस तो रिपीट करना है ना, इसको रिसीव कर लो। तो यहां पे हम लोग क्या एंट्री करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट तो 18,000 ही होना है। क्या बोल रहे हो, किन दोनों को बोल, और डेट अलग अलग रहेगा ना। अगर हमको एक ही साथ लेना होता तो हम अलग अलग करते ही क्यों। एक हम 1 जनवरी को मांग रहा है तो दूसरा 5 अप्रैल को मांग रहा है, तो एक साथ कैसे करेगा। ठीक है, अब लेकिन एक क्वेश्चन और आता है बीच में, हम एक बार स्पेस रख रहे हैं। ये जो फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ड्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, 7th एंट्री, सेकंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट है ना ये, तो इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल भी तो बोल सकते हैं ना। तो कंपनीज एक्ट बोलता है, देखो तुम पैसा मांगो जब मन चाहे तब मांगो, लेकिन एक कॉल और दूसरे कॉल के बीच में एक मिनिमम टाइम गैप रखना, क्योंकि सामने वाले को पैसे देने के लिए अरेंजमेंट भी करना पड़ सकता है, तो मिनिमम इतना टाइम गैप रख लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, मतलब एक कॉल से दूसरे कॉल के बीच में टाइम गैप बिटवीन द 2 कॉल्स मस्ट बी मिनिमम 1 मंथ, 1 महीने का पीरियड होना चाहिए। मिनिमम टाइम गैप बिटवीन 2 कॉल्स, 2 कॉल्स के बीच में मिनिमम टाइम गैप कितनी होनी चाहिए, 1 मंथ। 2 कॉल्स के बीच में मिनिमम टाइम गैप 1 मंथ होनी चाहिए, थ्योरेटिकली काम लगेगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने के लिए क्या करोगे, सेम ही तो एंट्री करना है, रिपीट ही तो करना है प्रोसेस को। तो अब यहां पे आप एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 9,000 शेयर्स इनटू कितना है, 1 रुपये है ना। क्योंकि देख यहाँ पे आ जाए, सेकेंड क्यों लेंगे, फाइनल कॉल है, एक कॉल था दूसरा कॉल है, दूसरा ही कॉल होगा ना, अब जो होगा फर्स्ट कॉल के बाद तो सेकंड कॉल ही होगा, तो उसको हम चाहे सेकंड कॉल लिखे, हम एक साथ सेकंड एंड फाइनल कॉल दोनों लिख दिया। तुम सिर्फ फाइनल कॉल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड एंड फाइनल कॉल हम लिख दिया, तुम सिर्फ फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नाउ रिसीव द मनी, रिसीव सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इसको रिसीव करने के लिए आप जो एंट्री पास करने वाले हो वो एंट्री तो नॉर्मल है, रिपीट ही तो करना है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसमें 9,000 शेयर्स इनटू 1, कोई 9,000 का अमाउंट। तो ये बेसिक एंट्री डिस्कस की है अपने, ये सारी एंट्री होगी, ये बेसिक एंट्री है। अब प्रोराटा आएगा, टफ पार्ट होता है प्रोराटा, फिर कुछ कॉल सिनेरियर, कुछ शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा, कुछ शेयर होल्डर एडवांस पैसा दे देगा, ऐसा झंझट रहता है। हो गया ये पार्ट। इसमें देख एक छोटा सा कंसेप्ट और बनता है कि मैक्सिमम ये पार्टली बेट शेयर्स है ना, अब तुम पैसा लेने के लिए तो तुम फर्स्ट कॉल मांगा सपोज कर ले 1 जनवरी 26 को, और तुम बोलता सेकंड तुम पे करना, तुमको अभी नहीं चाहिए पैसा, बोला सेकंड कॉल जो तुम पे करोगे वो 10 Feb 28 में पे करना, बोल ही सकता है। हम तो मिनिमम 1 महीना रखने बोला ना, तो बहुत ज्यादा गैप रख ही सकता है तुम, तो यहाँ पे अब से भी आ जाता है, बोलता देखो पार्टली पेड शेयर्स को मैक्सिमम इतने पीरियड के अंदर में फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम डिले नहीं कर सकते। वो बीच बीच का गैप नहीं बताता है, वो बोलता मैक्सिमम इतने पीरियड में कन्वर्ट कर देना, और वो क्या है पता है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट।
एक कोई भी पार्टली पेड शेयर्स होगा, उसको जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है उससे लेके 12 महीने के अंदर में तुमको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक छोटा सा नोट और लिख लो, फिर तुम लोग को आज छुट्टी दे दिया जाए। मैक्सिमम पीरियड टू कन्वर्ट partly paid shares to fully paid shares। तो ये जो मैक्सिमम पीरियड है ना, पहली बात तो ये ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट इसमें साइलेंट है, कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलता। तो ये जो सेइंग है किसका सेइंग है? सेबी का है, और काम तो सेबी ही करता है, बात तो सेबी का ही मानना पड़ेगा। या तो सेबी काम करता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स काम करता है। तो ये क्या है, 12 मंथ्स, और सिर्फ 12 मंथ्स लिखने से नहीं होगा, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये ध्यान रखना। अब आज हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो रहेगा ना उसमें थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब प्रोराटा एक्सेट्रा में मूव करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन लेके आएंगे, प्रोराटा अप्लाई करेंगे, वो सब करेंगे। अभी तुम लोग एक बेसिक फ्रेमवर्क में आ गया कि कैसे एंट्री करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग थोड़ा सा फर्दर मूव ऑन करेंगे। बट 2 होमवर्क करके रखना, एक तो प्रीमियम वाला पार्ट, सेक्शन 52 एंड सेक्शन 53, नहीं 53 नहीं, यूज कैसे करेंगे प्रीमियम को, और एक होमवर्क ये रहा, स्वेट इक्विटी शेयर्स होता क्या।